नमस्कार, मैं हूं अंकिता पाल। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे। आपको बता दें कि अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान धामी महाभारत के उद्योग समूह और विदेशी औद्योगिक घरानों से उत्तराखंड में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री धामी के दुबई दौरे पर सवाल उठाया और कहा कि तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के समय में प्रधानमंत्री मोदी इन्वेस्टर समिट के लिए आए थे और उस समय राज्य सरकार ने 1.5 लाख करोड़ के MOU साइन होने के बड़े बड़े दावे भी किए थे और कहा था कि निवेश आने से राज्य में पलायन रुकेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी प्रदेश से पलायन लगातार जारी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि बीजेपी केवल इवेंट मैनेजमेंट करना जानती है और बीजेपी के दावों की पोल उनकी पुरानी रिपोर्ट के आधार पर भी खुल जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी 2018 में उत्तराखंड आए थे। क्या करने आए थे प्रदेश की जनता जानती है। उस समय भी इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ था, उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था और तब भी राज्य सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि राज्य में 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश राज्य में आएगा, राज्य से पलायन रुकेगा, रोजगार की बाढ़ आ जाएगी। हुआ क्या? 1.5 रुपया भी धरातल पर कहीं नहीं उतरा और जनता की गाड़ी कमाई उस समय भी लुटाने का काम किया, वही इस बार कर रहे हैं। तब 2019 के लोकसभा चुनाव सिर पर थे, अब 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। बड़े बड़े दौरे हो रहे हैं। अभी पिछला लंदन दौरा हुआ था, उसमें आपने गाजियाबाद की कंपनी से लंदन में जाके MOU किया। आज जो है आप फिर यही करेंगे जाकर के। हल्द्वानी के गोलापार में दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण के मामले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए प्रदेश में संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थानों के सघन निरीक्षण के निर्देश भी दिए। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी के समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। दृष्टिबाधित बच्ची के यौन शोषण के आरोप में बीते शुक्रवार को पुलिस ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नावरखेड़ा गोलापार के महासचिव एवं संचालक श्याम धनक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अमानवीय घटना का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया कि इसी क्रम में सभी आवासीय शिक्षण संस्थानों का सघन निरीक्षण कराया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को दोबारा होने से रोका जा सके। देखिए, जिस तरह का प्रकरण आया निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है और निंदनीय भी है और इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जितने भी आवासीय विद्यालय हैं वो चाहे प्राइवेट संस्थाएं चला रही हैं या हमारे सरकारी क्षेत्र में हैं या कोई अशासकीय हैं, तो सभी का निरीक्षण और सघन चेकिंग अभियान उसका चलाया जाएगा ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं अगर कहीं हैं तो वो सामने आए और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, उसको रोक लगे। पौड़ी में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहरी विकास मंत्रालय की ओर से लगाए गए आजीविका मेले का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान उन्होंने पौड़ी बस अड्डे के निर्माण कार्य और उसे बना रहे गार्डर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इसके बाद में उन्होंने नगर पालिका द्वारा बनवाए जा रहे बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किया। साथ ही शहरी विकास मंत्रालय की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी काम करने वाली महिलाओं के लिए नगर पालिका डमरूहाल में आजीविका मेले का रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के उद्देश्य से स्वरोजगार की दृष्टि से उन्हें मंच प्रदान करते हुए प्रोत्साहन दिया जा रहा। कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने जैसे अपने उद्बोधन में भी कहा कि शहरी विकास से संबंधित जितनी भी हमारे दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत हमारी बहनें जो काम करती हैं, उत्पाद बनाती हैं, यानी को काम करती हैं, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म देने का काम हमने किया है। 4 जिलों की बहनें जैसे टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग लगभग 3800 बहनें इससे जुड़ी हैं। आज उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक हमने यहाँ पे आजीविका मेला यहाँ पे लगाया है और आप देखिए, आपने स्वयं ने भी देखा होगा, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ आपका
कि आपने भी देखा हो कुछ बहनें यहाँ आई है, पहली बार वो अपना उत्पाद लेके आई है, यानी कि उनको लगता है कि उनको एक स्टॉल मिल रहा है, एक माध्यम मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहनों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण अल्मोड़ा पहुंचे हैं, जहां पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से भी बात की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी प्रचार मंत्री की तरह काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में हर समय चुनाव और की जो राजनीति होती है वो भावी रहती है। मारा ने यह भी कहा कि पीएम को मणिपुर और सिक्किम जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम ने उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसने राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान किया है। पीएम को प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री की हैसियत से काम कर रहे हैं। केवल चुनाव और राजनीति उनके दिमाग में रहती है। मणिपुर क्यों नहीं गए, सिक्किम क्यों नहीं गए, क्यों नहीं उन्होंने उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जिसने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अपमान किया, क्यों ना उन्होंने उस मंत्री को पदच्युत किया जिसके बेटे ने 5 किसानों को अपनी थार गाड़ी से कुचला। किसान आंदोलन से लेके तमाम हमारी इकोनॉमी नीचे जाने तक प्रधानमंत्री बुरी तरीके से फेल हुए। मेक इन इंडिया की कलई तब खुल गई थी जब उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति चाइना बनने के लिए दी। अल्मोड़ा में शारदीय नवरात्रि में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रामलीला मंचन जारी है। अल्मोड़ा में रामलीला पिछले 150 साल पहले से मंचन का इतिहास रहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के बद्रेश्वर मंदिर में 1860 में रामलीला के मंचन की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि कर्नाटक खोला की रामलीला में आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का भी कहना है कि अल्मोड़ा की रामलीला अनूठी मिसाल है। कांग्रेस सरकार कार्यकाल में इस ऐतिहासिक रामलीला को संरक्षित और संवर्धन के लिए 3 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने दरकिनार कर दिया। और वहीं रंगकर्मी बिट कर्नाटक का भी कहना है कि अल्मोड़ा में इस नवरात्रि में 292 स्थानों पर रामलीला का मंचन किया जाता है। देखिए, कुमाऊं में जो रामलीला का एक विशेष महत्व है और मुझे सौभाग्य है इस बात का, ये कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। पूरे रागों के साथ, पूरे लय के साथ हमारे यहाँ रामलीला का मंचन होता है और अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको बचा के रखा है। और खासकर अल्मोड़ा शहर में रामलीला का एक विशेष महत्व है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम के नाम पर राजनीति जरूर करती है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने जो 3 करोड़ की घोषणा की थी उसमें पहली किस्त 50 लाख रुपए की यहाँ आ सकी और उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उन्होंने बाकी किस्तें रोक दी, जो अपने आप में राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित काम लगता है। देखिए, अल्मोड़ा की रामलीला ऐतिहासिक रामलीला है। 1860 से प्रारंभ होकर अनवरत रूप से आज 2023 में हम रामलीलाएं कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक ही नहीं, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी विरासत है। जिस विरासत को मुझे लगता है उदय शंकर जी से लेकर महान कलाकारों ने आगे बढ़ाया और आज हम उसे गायन शैली में राग, बिहाग, जय जयवंती, दोहा, चौपाई, देश, मालकोस ये सब गाते हैं। और हम लोग कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, हम सब शौकिया इस रामलीला को करते हैं, लेकिन इतने मजबूत हमारे कान हो जाते हैं कि जैसे हारमोनियम की धुन बजने लगती है, जैसे तबले की थाप ताल देने लगती है, अपने आप मुंह से शब्द निकलने लगते हैं। ये अल्मोड़ा की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ की वो एक अपने आप में एक अनूठी जो संस्कृति रही है अल्मोड़ा की। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पर हमला लगातार बरकरार है। पहले जहां हरीश रावत महेंद्र भट्ट के निशाने पर थे, वहीं अब एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अपनी हार नहीं पचा पा रहे, हरीश रावत को अब संन्यास ले लेना चाहिए। वीर सावरकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले भारतीय थे जिन पर हरीश रावत ने गलत टिप्पणी की है। पुराण का भी सावरकर की बयान पर देना ऐसा सही नहीं है। हरीश रावत जी देशद्रोही बयान दे रहे हैं।
देखिए, हरीश रावत जी का जहां तक मैं बात करना चाहूंगी कि हरीश रावत जी को संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कितनी बार तो वादा किया कि मैं इसके बाद संन्यास ले लूंगा, इसके बाद संन्यास ले लूंगा, लेकिन अपनी एक बात पर भी वो खरे नहीं उतरते हैं। कभी गंगा जल लेके संन्यास लेते नजर आते हैं, कभी कुछ लेके, और हरदा शायद भूल गए कि उनका नाम एक दूसरा भी पड़ा है, हारदा। तो वो जिस प्रकार से जितनी भी बातें कर ले, वो उनपे एक मस्खरी का टैग लगाती हूं मैं, क्योंकि वो मस्खरी करते नजर आते हैं। अब उनकी मस्खरी का ये देख लीजिए आप हद, वो जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी श्री वीर सावरकर जी की बात करते हैं, तो शायद उन्होंने उनका इतिहास नहीं पढ़ा है कि वीर सावरकर जी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में भारत के पहले व्यक्ति वो बने थे, और 1857 की लड़ाई में भारत को प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का उन्होंने इतिहास लिखा था। देहरादून में दिसंबर के महीने में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। संबंधित सभी विभागीय अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए निरंतर तैयारी करने की कवायद जो है वो उसमें जुटे हुए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून के सौंदर्यीकरण के कार्य को किया जा रहा। करीब 60 करोड़ से भी ज्यादा के सौंदर्यीकरण के कार्य लगातार जारी हैं। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी देहरादून के करीब 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने करीब 60 करोड़ के बजट प्रावधान किया है और इन कार्यों के लिए प्राधिकरण ने अलग अलग टीमों का गठन किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 8 वर्ग के अंतर्गत शहर के मुख्य प्रतिष्ठानों जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि DRDO और साथ ही दून स्कूल की दीवारों को भी पहाड़ी अंदाजे में जो है वो सजाया जा रहा। सिंगल विंडो के माध्यम से और हमारी बोर्ड बैठक के माध्यम से प्राधिकरण में जो इस तरह के इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे इको रिजॉर्ट्स हैं, चाहे होटल का है, उसको हम लोगों ने द्रुत गति से सैंक्शन किया। हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हमने काफ़ी सैंक्शन किए हैं। तो अब तक अगर हम वैल्यू की बात करें तो 5000 करोड़ से ज़्यादा के मानचित्र हम लोग वैल्यू की स्वीकृत कर चुके हैं, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से निवेश के लिए यहाँ पर चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हाउसिंग हो, तो तीनों नज़रिए से अच्छा रहेगा प्रदेश के लिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दुबई दौरा है, उसमें भी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपने सेक्टर फोकस सेक्टर जो तय किए हैं, उसमें भी काफ़ी निवेशकों को लेकर के रुझान है, खास करके उत्तराखंड को लेकर के। उसमें होटल हैं, एजुकेशनल हैं या हॉस्पिटल हैं। गदरपुर में बहुचर्चित निठारी हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने पर पीड़ितों के परिजन मायूस नजर आए हैं। आपको बता दें कि वही न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि बहुचर्चित निठारी हत्याकांड के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसमें पूर्व गाजियाबाद की CBI अदालत ने कोहली और पंडेर पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप भी तय करते हुए उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी और पंडेर और कोहली ने गाजियाबाद की CBI अदालत के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपने मामले सिद्ध करने में विफल रहा है। इससे पहले कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद में अदालत ने मृत्युदंड मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वहीं इस कांड में जान गंवाने वाले एक लड़की के पिता ने कहा था कि आरोपी ताकतवर और पैसे वाले हैं, जबकि वो गरीब हैं और इसलिए उनके साथ में न्याय नहीं हुआ। अपनी न्याय की लड़ाई लगातार वो जारी रखेंगे। देखिए, ये जो मामला है, ये उस समय जो कांड हुआ था पूरे भारतवर्ष में ये चर्चित था, फैला हुआ था और पूरे भारत में यही नारा था कि अपराधियों को मृत्यु दंड होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको कोर्ट से बरी कर दिए। सुनने में आया है आज अगर ऐसा दरिंदों को कोर्ट द्वारा छोड़ा जाता है तो कल को ये पनपने लग जाएंगे। ये जो दुष्कर्मी लोग हैं इनको ये पनपने लग जाएंगे और इन्हीं का सारे बोलबाला इन्हीं का चलेगा। और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि हमेशा अंत में सच्चाई की जीत होती है। तो एक बार पुनः मैं न्यायालय से निवेदन करूंगा इसकी पुनः इसकी जांच की जाए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी जांच कराई जाए ताकि इस दरिंदों को फांसी पे लटकाया जाए। कोर्ट का मानहानि कर रहे हो।
तो मैं भी थोड़ा उस टाइम मेरा रौब था कि वो पब्लिक बहुत बाहर खड़े थे। मैं रजा साहब आप मुझे बंद करा के दिखाइए, 5 लाख आदमी बाहर खड़ा है, आप मुझे बंद तो कराइए। सब मेरा बयान को झूठा लिखवा रहे हैं, ये करके उन्होंने भी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगा दिया। उसके बाद जज जो थे, वो वकील जो थे खालिद खान भी बिक गए इसके अंदर में। अब दोनों एकजुट में हो गए, जज और खालिद खान वकील। उसके बाद मेरे पीछे ये लोग लगे, मेरा वकील भी मैंने चेंज करा दिया। अच्छा, जज के ऊपर भी मैंने लगाया कि ये जज मेरा फैसला नहीं कर पाएगा। एनएसजी राइजिंग डे पर शहीद असिस्टेंट कमांडर एचएस नेगी के परिजनों को पौड़ी एनएसजी फोर्स की तरफ से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि एनएसजी फोर्स का गठन साल 1984 में हुआ था। साल अक्टूबर में एनएसजी राइजिंग डे मनाया जाता है, जिसके लिए ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि एनएसजी फोर्स की तरफ से पौड़ी पहुंचे असिस्टेंट कमांडर योगेश पंत ने शहीद असिस्टेंट कमांडर एचएस नेगी के परिजनों को शहीद के नाम के पर बने स्कूल हरीश आदर्श विद्यालय में सम्मानित किया। इस मौके पर शहीद के नाम पर बने मंदिर पर असिस्टेंट कमांडर योगेश पंत की तरफ से पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि कल्पेश्वरी नेगी ने बताया कि सन 1990 के दौरान पंजाब राज्य में आतंकवादी गतिविधियों का बोलबाला था और ऐसे में सुरक्षा बलों को आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई थी। भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं जिसको सब इस देश से प्यार नहीं। सर्वप्रथम मैं नतमस्तक हूँ अपने भगवान के श्री चरणों में, जिनके चरणों की बदौलत आज हम देश में गौरव महसूस कर रहे हैं कि आज भी हमें एनएसजी हमेशा याद करती है और रेजिंग डे के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को हमेशा हमको सप्रेम भेंट प्रदान करते हैं, जैसे अंग वस्त्र या आर्थिक धनराशि समय समय पर देते रहते हैं। मैं पुनः शुभकामनाएं देती हूं एनएसजी परिवार को कि वे हमेशा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अच्छा रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। धन्यवाद। हम यहाँ पौड़ी एनएसजी की तरफ से पहुँचे हैं। AC2 एचएस नेगी साहब जो एनएसजी से थे, उन्होंने सन 1990 में पंजाब में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए एक अम्बुस पार्टी में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। एनएसजी हर साल अपने राइजिंग डे के उपलक्ष्य में उनके आश्रितों और परिवार को सम्मानित करती है। इस उपलक्ष्य में मैं आज एनएसजी की तरफ से इनके पैतृक गांव यहाँ पहुँचा हूँ। उधम सिंह नगर में खटीमा विकास खंड के पिछड़ा क्षेत्र झऊ परसा में गांव के उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर निःशुल्क उपचार किया है। आपको बता दें कि शिविर में 56 मरीजों का स्वास्थ्य जांच के बाद में निःशुल्क दवाई दी गई। इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने भी बताया कि हमारी संस्था पर्यावरण को स्वच्छ, सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम करती है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार वृक्षारोपण करने के बाद में जो है विकासखंड के कई क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाकर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करती है। और उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के प्रति आम लोगों को जागरूक करना है। इस कैंप के माध्यम से आज यहाँ पर 56 लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ, उन्हें फ्री में दवाइयाँ दी गई। और यहाँ जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, इस गरीब वर्ग में जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते, यहाँ जंगल का खतरा है, जो शेर का खतरा है, जिस वजह से लोग खटीमा जाने में समस्या होती है उनको। तो यहाँ पर हम लोगों के माध्यम से आज कैंप लगाया गया। यहाँ के लोगों से हमने जानकारी ली तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर पिछले 2 से 3 साल पहले एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, लेकिन हमारे ट्रस्ट के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि आगे भी हम लोग इस कैंप को लगा सकेंगे, जिसमें हमारे ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग। पहले तो मैं उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरे को फिर से अवसर मिला इस कैंप के माध्यम से ट्रीटमेंट देने का।
और यहाँ पे जो पेशेंट थे फंगल के थे, आर्थराइटिस थे और लीवर संबंधित थे, कुछ गैस से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उनको, और सारे मरीजों को ठीक से देखा और ट्रीटमेंट भी अच्छा रहा। फिल्म अभिनेत्री शौरी अग्रवाल ने काशीपुर नगर निगम में पहुंचकर स्वच्छता और पर्यावरण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना चाहिए। स्वस्थ भारत और साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिंगल प्लास्टिक यूज को भारत सरकार ने बैन किया है। इसके बावजूद हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उन्होंने कहा कि अकेले कोई कार्य सफल नहीं होता, हम सब मिलकर ही शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। लोगों को मेरा मैसेज देने के लिए, और मैं सभी लोगों को ये मैसेज देती हूँ कि स्वच्छता एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह हमें पर्यावरण को और अपने सबसे पहले तो अपने खुद की सिटी को, अपने शहर को स्वच्छ रखना है, क्योंकि कोई भी कार्य की शुरुआत घर से होती है। तो हम अकेले कुछ भी कर नहीं सकते हैं, हम सबको मिलकर ही ये कार्य करना पड़ेगा। अगर हम मिलकर करेंगे तो शायद 100 की जगह 2 दिन में ये कार्य हो सकता है। अकेले करने में बहुत वक्त जाता है और कर भी नहीं सकते। उधम सिंह नगर के खटीमा में लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बता दें कि इसमें मदरसा रहमानिया और जामा मस्जिद के प्रशासक कामिल खान और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हेतु खटीमा के चयनित छात्र खिलाड़ियों मोहसिन रजा और नादिर रजा का स्वागत सम्मान किया। आपको बता दें कि बीते दिनों जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद में दोनों छात्रों का राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हेतु चयन किया गया। कार्यक्रम में चयनित दोनों बच्चों को फूल माला पहनाकर, मिष्टान खिलाकर, शील्ड देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उनका हौसला भी बढ़ाया गया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं भी दी गई। हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र के इस्लाम नगर क्षेत्र से 2 युवकों ने जिले से बाहर निकल के प्रदेश लेवल पे अपना परचम लहराया है। और इसी खुशी में आज जो हमारी भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग हैं, वो तमाम लोगों ने एक निर्णय लिया कि इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हम लोग इनका स्वागत करेंगे। और इसी के साथ हम लोग ये चाहते हैं कि जो खेल की प्रतिभाएं खटीमा से छोटे से शहर से निकल के आगे जा रही है, उनकी जो हमारी सरकार है वो इनके ऊपर ध्यान दे। और इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ हम सब लोग इनके लिए अगला स्तर पे जो भी कदम होगा बेहतरीन से बेहतरीन कदम उठाने के लिए कोशिश करेंगे। शुक्रिया करूंगा जिन्होंने इन बच्चों को यहाँ पर बुलाकर इनका हौसला अफजाई किया। साथ ही मैं बताऊं कि मैं हेल्पलाइन पब्लिक स्कूल में एज पीटीआर रन कर रहा हूं और साथ ही साथ एक एकेडमी रन कर रहा हूं। मैंने इन बच्चों की प्रतिभा देखी और साथ में इनकी भी देखी, दोनों बच्चों के साथ ही साथ कई बच्चे और इस्लाम नगर से मेरे पास आते हैं, 8 से 9 बच्चे आते हैं। उन बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल है, हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं। हमने उनको एक छोटा सा पाथ दिया, इन्होंने उस रास्ते में बखूबी निभाया और ये बच्चों ने समथिंग, मैं इनको बताऊं मोहसिन के बारे में, इन्होंने 7 से 8 मेडल अभी तक जीत लिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।